नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताएंगे। कंकाल तंत्र क्या होता है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम लोग आज अपने इस क्लास में करेंगे। तो टॉपिक हमारा होगा कंकाल तंत्र। क्या होगा? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहली चीज आप जान लीजिएगा कि यह क्या होता है। एक संयोजी ऊतक होता है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब ये होता है कि यह हमारे शरीर के हर भागों में पाया जाता है, और जो हमारे शरीर के हर भागों में पाया जाता है उसके साथ हम संयोजी ऊतक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे रक्त में पूछा जाता है कि रक्त क्या है, तो वह एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि रक्त भी क्या होता है, हर जगह पाया जाता है। उसी प्रकार से कंकाल तंत्र जो होता है यह हर जगह पाए जाने के कारण इसको भी हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, शरीर का एक निश्चित ढांचा बनाता है, शरीर को एक निश्चित आकार देता है, एक निश्चित क्या देता है, आकार, निश्चित आकार प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। दूसरी बात क्या होता है, ये हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। हमारे आंतरिक अंगों की क्या करता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, अंगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जैसे हृदय की सुरक्षा करता है, फेफड़े की सुरक्षा करता है। हृदय, फेफड़े आदि आंतरिक अंगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। वो किसके द्वारा होता है, कंकाल तंत्र के द्वारा होता है। कंकाल तंत्र जो है, इसके अध्ययन की बात किया जाता है तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अध्ययन जो होता है इसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी, अस्थि होता है, और लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो जिसमें अस्थियों का अध्ययन होता है उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और उसमें किसका अध्ययन होता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंकाल तंत्र के निर्माण में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है। निर्माण में आवश्यक प्रोटीन पूछता है, तो आवश्यक प्रोटीन क्या होता है, तो आवश्यक प्रोटीन जो होता है उसका नाम होता है ऑसिन। कौन सा प्रोटीन होता है, ऑसिन प्रोटीन होता है, जो कंकाल तंत्र के निर्माण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंकाल तंत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है। कंकाल तंत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ये बात समझ में आया होगा सबको। कंकाल तंत्र क्या होता है, तो पहला इसका पॉइंट याद रखिएगा, यह एक संयोजी ऊतक होता है। दूसरी बात क्या होता है, यह शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तीसरी बात क्या करता है, यह हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। किस प्रकार से सुरक्षा करता है, बाह्य एवं आंतरिक आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। अध्ययन को क्या कहा जाता है, अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। निर्माण में आवश्यक प्रोटीन कौन सा इस्तेमाल होता है, या कौन सा प्रोटीन इसका निर्माण करता है, तो ऑसिन प्रोटीन इसका निर्माण करता है। अगर कोशिका की बात करता है, कोशिका कौन सी निर्माण में उपयोगी होती है, तो कोशिका का नाम ऑस्टियोब्लास्ट होता है। क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका होती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं, कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंकाल को कितने वर्गों में, कंकाल तंत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कंकाल तंत्र को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में। एक तंत्र हमको जो दिखाई देता है उसको हम बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं।
और एक दिखाई नहीं देता है, उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। तो कंकाल तंत्र को दो वर्गों में बांट दिया गया। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र की अगर बात करें, इसको कहते हैं इक्सो एक्सटर्नल, मतलब इक्सो या एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, बाह्य कंकाल तंत्र। याद रखिए, इसका याद करने का तरीका क्या होता है? जो हमें दिखाई दे, जो अस्थि हमें दिखाई दे, जो हमें क्या हो? दिखाई दे, दिखाई दे, उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें, तो जो हमें दिखाई न दे, जो हमें दिखाई न दे, तो वह क्या होता है? आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। अब बात होता है बाह्य कंकाल तंत्र में क्या क्या आता है। जैसे सुनिए, ध्यान दीजिएगा, बाह्य कंकाल तंत्र में आता है बाल आता है, नाखून आता है, जानवरों के खुर आते हैं, सींग आता है, और मछलियों का सल्क होता है। मछलियों का सल्क, मछलियों का सल्क होता है। ये सब किस में आते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। और इसके अलावा कुछ पॉइंट ये भी जानते रहिए, निर्माण में आवश्यक प्रोटीन क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र के निर्माण में, बाह्य कंकाल तंत्र के निर्माण में आवश्यक प्रोटीन पूछता है, तो आवश्यक प्रोटीन का नाम आप बताएंगे क्या? आवश्यक प्रोटीन का नाम बताएंगे अल्फा केराटिन। क्या नाम बताएंगे? अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है, जांतो रेशे के निर्माण में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो वहां भी आपको अल्फा केराटिन ही बताना है। और अगर आपसे पूछता है इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण चर्म व अधिचर्म से होता है। चर्म व क्या होता है? अधिचर्म। चर्म व अधिचर्म का मतलब ये चमड़े के रूप में इसका फॉर्मेशन होता है पहले, फिर धीरे धीरे क्या होता है? परत दर परत क्या होता है? ये मोटा होता चला जाता है। इस तरह से ये हो गया आपका पूरा बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र सबको समझ में आया होगा। बाह्य कंकाल तंत्र की अगर बात किया जाए, तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? बाल हमारे क्या होते हैं? कंकाल ही होते हैं। नाखून क्या होते हैं? कंकाल होते हैं। खुर क्या होते हैं? कंकाल होते हैं। इस तरह से आप बाह्य कंकाल तंत्र को याद रखिएगा। मेन यहां से जो क्वेश्चन बनने वाला है, पूछता है बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप बताएंगे अल्फा केराटिन। अगर पूछता है मछलियों का सल्क जो होता है वो किस कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है, तो आप बताओगे बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करते हैं आंतरिक कंकाल की। ये सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे आंतरिक कंकाल तंत्रों की, बात करेंगे कि इसमें क्या आता है। आंतरिक कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें, तो सबको पता होगा कि आंतरिक कंकाल तंत्र जो होता है यह दो वर्गों में बटा है। एक होता है अस्थि। क्या होता है? अस्थि। और दूसरा जो होता है वो होता है उपास्थि। एक अस्थि होता है और दूसरा क्या होता है? उपास्थि होता है। अब ये ध्यान देना है कि अस्थि क्या होता है और उपास्थि क्या होता है। इसको बोन कहा जाता है, इंग्लिश में इसको बोन कहते हैं, और इसको कार्टिलेज कहा जाता है। तो यहां पर याद रखना है कि बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, इन दोनों में केवल थोड़ा से अंतर होता है कि इसमें लचीलापन पाया जाता है, एक निश्चित सीमा तक लचक होती है। बाकी निर्माण की जो प्रक्रिया अस्थि के लिए होती है वही उपास्थि के लिए भी होती है। तो हम लोग पहले अस्थि से संबंधित चीजों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अस्थि में क्या होता है? अस्थि का निर्माण। अस्थि का निर्माण जो होता है, निर्माण वो किससे होता है? निर्माण कैल्शियम व फास्फोरस से होता है। किससे होता है? कैल्शियम
व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस से होता है, फास्फोरस से होता है। कैल्शियम और किससे होता है? फास्फोरस से होता है। दूसरी बात यह होता है कि अस्थियां जो होती हैं वो मोटी और मजबूत कैसे होती हैं? अस्थियां मोटी व मजबूत, मोटी व मजबूत की बात करेगा तो मोटी व मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट से होती हैं, CaCO3 से। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण अस्थियां मोटी व मजबूत होती हैं। अगले पॉइंट में याद रखिएगा कि यहां पे आपको पहले ही बता दिया है, कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। यहां पर आपको याद रखना है कि अस्थियों का आपस में जुड़ना, देखिए यहां पे दो क्वेश्चन बनता है, भी ध्यान दीजिएगा। अस्थियों का आपस में जुड़ना, आपस में जुड़ना क्या होता है? आपस में जुड़ना जो होता है उसको कहते हैं अस्थि जनन। क्या कहते हैं? अस्थि जनन कहा जाता है, ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। और अस्थि का अस्थि से जोड़ जो होता है, देखिए आपस में जुड़ने का मतलब ये हुआ कई पतली पतली हड्डियां जुड़ करके एक मोटी हड्डी का फॉर्मेशन अगर करती हैं तो उस प्रक्रिया को हम अस्थि जनन कहते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन अगर हड्डी, एक हड्डी दूसरे हड्डी से आमने सामने जुड़ती है या हड्डियों का हड्डियों से जोड़, ये पूछता है, हड्डियों का हड्डियों से जोड़ पूछता है, तो आप क्या बताएंगे? उसको आप बताएंगे लिगामेंट कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? लिगामेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन 2 टाइप का बन गया है। अगर पूछा जाए अस्थियों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, अगर प्रक्रिया पूछ रहा है तो ऑस्टियोजेनेसिस बताएंगे। लेकिन अगर कहता है हड्डियों से हड्डियों का जोड़ क्या कहलाता है, तो वहां पर हड्डियों का हड्डियों से जोड़ अगर पूछेगा, हड्डियों का हड्डियों से जोड़, हड्डियों का हड्डियों से जोड़ जो होता है, हड्डियों से जोड़, वो आपका क्या होता है? वो होता है लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट होता है। माने इसको स्नायु भी कहा जाता है, लिगामेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। याद रखिएगा, एकदम फैक्ट यही है कि आपका हड्डियों से हड्डियों का जोड़ क्या कहलाएगा? लिगामेंट कहलाएगा। और अगर पूछता है हड्डियों का मांसपेशियों से जोड़, हड्डियों का मांसपेशियों से जोड़ क्या कहलाता है? पेशियों से जोड़। अगर ये पूछता है तो आप बताएंगे कांड्रा माने टेंडन होता है। क्या होता है? कांड्रा या टेंडन इसको बोलते हैं, टेंडन। ठीक, मांसपेशियों का हड्डियों से जुड़ाव क्या कहलाएगा? कांड्रा या टेंडन कहलाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रूण अवस्था में, अगर पूछा जाए भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या अगर पूछेगा, हड्डियों की संख्या, तो आप बताएंगे 300 प्लस। माने 300 प्लस का मतलब ये होता है कि 300 से अधिक होते हैं। कितने होते हैं? 300 से ज्यादा होते हैं। अब देखो, यहीं पर हम जुड़ने की बात करेंगे, भी आपको समझ में आएगा कि जैसे यहां पे 300 से अधिक कर दिए, और अगर पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उस समय आप बताते हैं 206 होती है। आखिर ये हड्डियां समाप्त थोड़ी होती हैं, ये पतली पतली हड्डियां जो हैं आपस में जुड़ करके एक मोटी हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार से उनकी संख्या धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम हर अवस्था में आपको हड्डियों की संख्या के बारे में बताना चाहेंगे, तो ध्यान देने की जरूरत यहां पे है। अगर पूछता है भ्रूणावस्था में या भ्रूण में कितनी अस्थियां होती है, तो कितना होता है? 300 से अधिक होता है। अगर पूछता है शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, शिशु में हड्डियों की संख्या अगर पूछेगा, शिशु में हड्डियों की संख्या अगर पूछेगा, हड्डियों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 270 बताएंगे। अगर ऑप्शन ये नहीं मिलेगा तो 300 बताएंगे एग्जैक्ट। ठीक है, कितना होता है? 270/300। अगर पूछेगा बालक में,
बालक में अगर पूछेगा कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या क्या बताएंगे आप? हड्डियों की संख्या आप बताएंगे कितना होता है? 213 हड्डी होती है। कितनी होती है? 213। अब यहां पर वयस्क की बात करेगा, वयस्क आब्लिक मनुष्य में पूछेगा, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यहां पर हड्डियों की संख्या आपको बतानी पड़ेगी। कितना बताएंगे? 206 बताएंगे। ये 206 हड्डी होती है। अगर वयस्क या मनुष्य की बात करता है तो आप ऐसे कंडीशन में 206 हड्डियों की चर्चा करेंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, और ये हड्डी पाई कहां जाती है। तो चलिए बात करते हैं। यहां पे सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछेगा, शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछेगा, सबसे लंबी हड्डी। तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है अस्थि पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे? यहां पर फीमर बताएंगे। क्या बताएंगे? फीमर बताएंगे। और फीमर कहां पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। इसको कहीं कहीं उरु लिखा रहता है, उरु में पाई जाती है। अगर पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे क्या छोटी हड्डी, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर बात किया जाए तो स्टेपिस होती है। क्या होती है? स्टेपिस होती है। और ये कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगर पूछा जाए शरीर की सबसे चपटी हड्डी कौन सी होती है, तो चपटी हड्डी की अगर बात करें तो चपटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको याद होना चाहिए स्टर्नम होती है। स्टर्नम होती है। ये क्या करती है? ये पसली को जोड़ती है। पसली को क्या करती है? पसली को जोड़ने का काम करती है, जोड़ती है। याद रखिएगा कि ये पसली को क्या करती है? जोड़ती है। याद रखिए इसको। इसके बाद क्या होता है, हम लोग बात करेंगे अभी जरूरत की चीजों की बात करेंगे कि हड्डियों को कैसे, किसको एक्सियल कहते हैं, किसको अपेंडिकल कहते हैं, अपेंडिकुलर कहते हैं। तो सारी चीजों की चर्चा हम लोग क्लास में ही कर लेंगे। तो ये सबको समझ में आया, हड्डियों की संख्या पता चल गया, कौन लंबी हड्डी होती है, कौन छोटी हड्डी होती है, कौन चपटी हड्डी होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सियल बोन क्या होता है। माने इसको हम कहते हैं अक्षीय कंकाल। क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल। ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मानव का जो कंकाल तंत्र है वो दो भागों में बट गया। एक पार्ट को हमने कहा अक्षीय कंकाल। क्या कहा? अक्षीय कंकाल कहा। और दूसरे पार्ट को मैंने क्या कहा? अनुबंधीय कंकाल कहा। क्या कहा? अनुबंधीय कंकाल। माने एक भाग हो गया अक्षीय कंकाल और दूसरा भाग हो गया अनुबंधीय कंकाल। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज पूछता है कि अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या 80 होती है और अनुबंधी कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या 120 होती है। और इसके बीच दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसको कहते हैं मेखला। क्या कहते हैं? मेखला। मेखला में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। याद रखिएगा। अब तो हमें लग रहा है कि 206 हड्डी हो गई होगी। ठीक। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां हैं? 80। अनुबंधी कंकाल में कितनी हड्डियां हैं? 120। मेखला में कुल कितनी हड्डियां हैं? 6 हड्डियां हैं। जो अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल को जोड़ने का काम करता है उसको हम मेखला कहते हैं। अब जानिए कि अक्षीय कंकाल के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है खोपड़ी। क्या आता है? खोपड़ी आता है। स्कल आता है।
खोपड़ी में अगर पूछेगा कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखिएगा, खोपड़ी में पूछेगा तो 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। और अगर पूछेगा वक्ष, माने जिसको रीब कहते हैं, रीब मतलब होता है पसली की, अगर बात करेगा वक्ष में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बताएंगे 25 हड्डी बताएंगे। क्योंकि आप जानते हैं 24 तो पसली ही होता है और एक स्टर्नम होता है, माने कुल 25 हड्डियों की बात करता है। क्योंकि पसलियों को जोड़ने वाली जो हड्डी होती है उसी को हम स्टर्नम कहते हैं, और वो उसी के साथ जोड़ी जाएगी, इसी के साथ गिनी जाएगी। और एक होता है कशेरुक दंड। क्या होता है? कशेरुक दंड होता है। कशेरुक दंड की अगर बात करें हम, तो स्पाइनल कार्ड की हम बात करें तो इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। अब तो हमें लग रहा है कि कुल कितनी हड्डियां हो गई? 20, 20, 40, 20, 60, 60, 10, 70, 70 और 10, 80 हड्डियों की बात हो गई। अब हम आपको एक एक पार्ट को गिनाते हैं कि खोपड़ी के अंतर्गत क्या क्या आता है, वक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है, और कशेरुक दंड के अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर इसके बाद तब हम मेखला और मंधी कंकाल की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको खोपड़ी में गिनाते हैं कि 29 हड्डियां कहां कहां पाई जाती है। ठीक, देखिए खोपड़ी के अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहले आता है कपाल। कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा 8 हड्डी होती है। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चेहरा, फेस। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका कान आता है। कान में देखिए कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। और आता है गला। गला में कितनी हड्डी होती है? 1 हड्डी होती है। इसको हायड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हायड। हायड कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। अब हमें लग रहा है कुल 29 हड्डियों का संरचना आप देख रहे होंगे। अभी मैं आपको कंकाल तंत्र के बारे में फैक्ट बता रहा हूं कि कैसे प्रश्न आते हैं। अब देखो यहां पे बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है और गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। पूछिए कैसे? अब क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं, और हिंदी में वो लिख दिया है कपाल में कुल कितनी हड्डियां हैं, और आपने ध्यान नहीं दिया। कपाल पूछा है और ऑप्शन 29 भी है और ऑप्शन 8 भी है, और लिखा है कपाल और इंग्लिश में लिखा है स्कल। तो आप 8 को टिक नहीं लगाएंगे, तब 29 को टिक लगाएंगे, क्योंकि यहां पर इंग्लिश वर्जन भी पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान देंगे तो 8 लगाएंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि वो स्कल की बात किया है, ना कि केवल कपाल की बात किया है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां हैं? 14 हड्डियां। कान में कुल कितनी हड्डियां हैं? 6 हड्डियां हैं। गला में कितनी हड्डियां हैं? 1 हड्डी है। इसका मतलब आपको टोटल 29 हड्डियों को बता दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, इसके बाद आता है वक्ष। क्या आता है? वक्ष, जिसको हम रिब कहते हैं। रिब की बात करते हैं। रिबकेज का नाम सुना होगा, रिबकेज। अब देखिए वक्ष में अगर बात किया जाए कितनी हड्डियां होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि 25 की बात किया, जिसमें से क्या होता है, इसमें आता है पसली। पसली में कितनी हड्डियां होती है? पसली में हड्डियों की संख्या अगर बात किया जाए, हड्डियों की संख्या अगर पूछेगा, तो हड्डियों की संख्या जो होती है वो तो होती है 24। इसका मतलब कितना होता है? 12 जोड़ी होता है। कितना होता है? 12 जोड़ी। और दूसरा जो जोड़ने का काम करता है स्टर्नम, जिसकी मैं बात करता हूं, स्टर्नम जो पसली को जोड़ता है। पसली को क्या करता है? पसलियों को जोड़ता है। पसलियों को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये कुल कितनी हड्डियां हो गई? 25 हड्डियां हो गई। अब हम बात करेंगे कशेरुक दंड का। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा
क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पूछता है पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या। अगर संख्या पूछ लिया, ऑप्शन में दिया है 24, तो राइट आंसर होगा। अगर जोड़ी में पूछेगा कितना जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, इस तरह से, तो 12 जोड़ी आंसर करेंगे आप। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कशेरुक दंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कशेरुक दंड की बात करते हैं। तो कशेरुक दंड में अगर पूछेगा कशेरुक दंड, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको मैंने बताया कि 26 हड्डियां होती हैं। ये तो कॉमन चीज हो गया, याद करने वाला चीज हो गया। अब आप जानिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है, जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं गर्दन। ठीक, तो गर्दन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 7 हड्डियां होती हैं। और फिर इसके बाद आता है पीठ। पीठ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 12 हड्डियां होती हैं। फिर इसके बाद क्या आता है? कमर। कमर में कितनी हड्डियां होती हैं? 5 हड्डियां होती हैं। इसके बाद आता है बोन मैरो कह लो, बोन मैरो कह लो या पुच्छ कह लो। ठीक है, पुच्छ कहीं कहीं लिखा रहता है पुच्छ में। तो ये 2 हड्डियां होती हैं। हमें लग रहा है कि इसमें 26 हड्डियां कंप्लीट हो गई हैं। ठीक, 7 5, यहां पे देखिए 7 5 12 12 24 2 26, माने टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 26। अब देखिए यहां पे देखिए गर्दन में हड्डियां कितनी होती हैं? 7। पीठ में कितनी हड्डियां होती हैं? 12। कमर में कितनी होती हैं? 5। और पुच्छ में कितनी होती हैं? 2। इस तरह से मैंने आपको अक्षीय कंकाल की सारी हड्डियों की काउंटिंग करा दिया। माने आपने 80 हड्डियों के बारे में चर्चा कर लिया है। तो इस तरह से आपको मेखला और अनुबंधी कंकाल की चर्चा, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक आप लोग को नमस्कार और लगातार बने रहिए। प्रयास ये रहेगा कि आरआरबी हो चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, ठीक है, और कुछ ही समय में हम लोग टेट सुपर टेट की भी क्लास लेकर के पूरी टीम के साथ आने वाले हैं। इसके साथ आप लोग बने रहिए और प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो बताते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि लोगों को ये सफलता मिलती रहे और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।